राधे राधे। कैसे हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अभी 2-3 दिन कुछ फंक्शन की वजह से मैं बिजी थी, इसके लिए कोई वीडियो नहीं डाल पाई थी। आगे हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पीरियड के बायोलॉजी सब्जेक्ट के पीजी के टॉपिक्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे और हम टूल्स एंड टेक्निक वाले जो टॉपिक हैं उनको कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज के उस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें से 100% क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको पढ़िए, और थोड़ा इसका ये टॉपिक लंबा भी है तो इसकी वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना, आपके एक ही दो क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। शुरू करें क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले है कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। तो क्रोमेटोग्राफी है एक बायोलॉजिकल कंपाउंड को सेपरेट करने का एक फिजिकल मेथड इसको माना जाता है। बायोलॉजिकल कंपाउंड कौन से होते हैं, यानी जैविक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जिसमें आप बोल सकते हो जैसे आप कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनको सेपरेट करने का एक फिजिकल मेथड है, इसको बोला जाता है। जिसको सबसे पहले मिखाइल फेस्ट, जो रशियन एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था और इनको फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। ध्यान रखना, फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में पूछते तो कौन है, मिखाइल फेस्ट वैज्ञानिक है, जिसमें इन्होंने विभिन्न प्लांट पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए इनको क्रोमेटोग्राफी को यूज किया था और पिगमेंट्स के विभिन्न कलर बैंड इनको प्राप्त हुए थे। तो सबसे ज्यादा क्रोमेटोग्राफी का किस चीज में यूज किया जाता है, पिगमेंट्स जो होते हैं प्लांट के, उनको सेपरेट करने में और उनके अलग अलग कलर बैंड प्राप्त करने में यूज किया जाता है। तो पिगमेंट जैसे हम पढ़ते हैं क्लोरोफिल ए बी डी, ये जो होते हैं, इसके अलावा जो है जेंथोफिल है, ये सब होते हैं क्रोमेटोग्राफी के द्वारा सेगमेंट सेपरेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफिन का मतलब होता है राइटिंग, यानी जो कलर होता है उसको लिखना या उसको व्यक्त करना ही क्रोमेटोग्राफी होती है, जिसमें कार्बनिक यौगिकों के पृथक्करण में शुद्धिकरण की आधुनिक तकनीक मानी जाती है। यह टेक्निक उन मिश्रणों पर लागू होती है जिनके घटकों में अलग अलग अवशोषण क्षमता होती है, यानी जो कंपोनेंट अलग अलग तरह की जो अवशोषण क्षमता रखते हैं, उनके उन 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 अवयवों को, उन कंपोनेंट को हम क्रोमेटोग्राफी के द्वारा अलग कर सकते हैं। यानी एक विश्लेषणात्मक टेक्निक है जिसमें मिश्रण के घटकों को अलग किया जाता है। जैविक व रासायनिक क्षेत्रों में इसका अधिक यूज है। यह मेथड मौजूद पदार्थों की पहचान, संख्या, सापेक्ष मात्रा के बिना भी काम कर सकती है। यानी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि निश्चित मात्रा होनी चाहिए, निश्चित क्वांटिटी होनी चाहिए। इसमें बस जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके अवशोषण क्षमता अलग अलग होने चाहिए। उसी के आधार पर क्रोमेटोग्राफी के आधार पर इनको पृथक किया जा सकता है। सिद्धांत, ये क्रोमेटोग्राफी किस सिद्धांत पर काम करती है कि जब किसी ब्लैक यानी मोबाइल फेज में विलय को मैट्रिक्स यानी स्टेशनरी फेज के बाहर या उसके आसपास से गुजरा जाता है। दोनों फेज याद रखना, क्योंकि इसमें कई बार यूज होंगी आगे। मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, यानी जो ब्लैक होता है, ब्लैक क्या होता है, जिसमें विलय को घोला जाता है, तो उसको मोबाइल फेज कहा जाता है, ध्यान रखना। और विलय को मैट्रिक्स, यानी जो विलय होता है जिसको में बोला जाता है, उसको साथ में एक मैट्रिक्स रखा जाता है, उसको स्टेशनरी फेज कहते हैं, कि बाहर उसके आसपास से गुजारा जाता है। तो विलय व स्टेशनरी फेज के बीच परस्पर क्रिया होती है और इन परस्पर क्रियाओं में अंतर के आधार पर अलग अलग गुणों के घोल या विलय को अलग किया जाता है, और इसकी सिद्धांत के आधार पर क्रोमेटोग्राफी काम करती है। यानी एक घटक का जो मोबाइल फेज है, उसके प्रभाव में स्टेशनरी फेज के घटकों के डिफरेंशियल मूवमेंट पर निर्भर करती है। यानी जो मोबाइल फेज है, जो ब्लैक मतलब जो सॉल्यूशन होता है, जो मोबाइल फेज के प्रभाव में जो स्टेशनरी फेज उसमें से निकलती है, तो उसके घटकों में जो डिफरेंस मूवमेंट होता है, अलग अलग तरह के मूवमेंट गुजरते हैं, तो वह उसके ऊपर डिपेंड करती है क्रोमेटोग्राफी के बैंड बनना। जैसे हमने देखा था, आपने देखा होगा कि पहले आपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, तो कि जैसे कोई भी जो मिश्रण है, जब उसको क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर डाला जाता है, तो अलग अलग तरह के बैंड प्राप्त होते हैं। यानी किसी की अवशोषण क्षमता ज्यादा होती है तो पहले अवशोषित हो जाता है, किसी की अवशोषण क्षमता कम होती है वो बाद में अवशोषित होता है। तो इस तरह से जो मोबाइल पे जो ब्लैक में से जो घटक निकलते हैं, तो जहां उनकी अवशोषण क्षमता होती है उसी के अकॉर्डिंग वे अवशोषित किए जाते हैं। यानी प्रत्येक घटक की डिफरेंशियल मूवमेंट है वो अलग अलग होती है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के आधार पर बताया जाता है कि जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें दो फेज होती है, एक मोबाइल फेज होती है, दूसरी स्टेशनरी फेज होती है। मोबाइल फेज है यानी जो लिक्विड या गैस होती है सैंपल के साथ मूव करती है, क्योंकि मोबाइल फेज तो होती है ब्लैक वाली अवस्था होती है।
तो लिक्विड या गैस होती है जो सैंपल के साथ मूव करती है, जो कि स्टेशनरी फेज से होते हुए मूव करते हैं। और जो स्टेशनरी फेज होती है वो सॉलिड या लिक्विड होती है जो मूव नहीं करती है, सॉलिड सरफेस का कार्य करती है, यानी एक जो सॉलिड सरफेस होता है उसका कार्य ये करती है। इसके अलावा इस पर एक फोर्स काम करता है जिसे बोलते हैं रिलेटिव फ्लो या आरएफ भी उसको बोलते हैं, यानी किसी भी सॉल्यूट ब्ले की सॉल्वेंट सरफेस पर जो गति होती है वो कांस्टेंट फॉर ए सॉल्यूट होती है, यानी एक सॉल्यूट ब्लैक के लिए जो सॉल्वेंट ब्लैक होता है उसकी सरफेस पर जो ब्ले की गति होती है वो निश्चित होती है, यही रिलेटिव फ्लो होता है। यानी आर एफ बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्यूट इज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट, यानी ये इसकी आर एफ वैल्यू होती है। यानी मिक्सचर के अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग दर से संचारित होते हैं। तो ये तो हमने देखा कि जो क्रोमेटोग्राफी के बारे में। इसके अलावा इसमें एक शब्द और भी होता है विभाजन गुणांक केडी, यानी पार्शियल कोफिशिएंट। ये क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी इसी बेस पर कार्य करता है। ये भी पूछ सकते हैं आपको कि क्रोमेटोग्राफी के लिए कौन सा बेस होता है, विभाजन गुणांक का। इसमें क्या होता है, कार्बनिक चरण में विलेय की सांद्रता व जल चरण में उसकी सांद्रता का जो अनुपात है जब दो सांद्रता में संतुलन होता है। यानी विभाजन गुणांक क्या है, कार्बनिक चरण में विलेय की सांद्रता और जल चरण में उसकी सांद्रता होती है, उसका अनुपात होता है। यानी जो होता है उसमें जो विलेय की सांद्रता है फिर उसी विलेय की सांद्रता जल में होती है, तो उन दोनों का जो अनुपात होता है वो विभाजन गुणांक होता है। और जब दोनों जो सांद्रता है वो संतुलन में होती है, जिसे हम C1/C2 से व्यक्त करते हैं। यानी एक माध्यम चरण में किसी पदार्थ की सांद्रता अपॉन दूसरे चरण में पदार्थ की जो सांद्रता होती है ये विभाजन गुणांक होता है। क्रोमेटोग्राफी इसी बेस पर काम करती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके लिए कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो हमने क्या देखा था कि जो लार्ज मॉलिक्यूल में स्मॉल गति करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं वो फास्ट गति करते हैं, लेकिन जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें लार्ज मॉलिक्यूल फास्ट मूव करते हैं और सेपरेट होते हैं, जबकि जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो स्लो मूव करते हैं और लेट सेपरेट होते हैं क्योंकि वो पोर में फंस जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और शब्द यूज होंगे जैसे एनालाइट। क्रोमेटोग्राफी में जिस पदार्थ को मिश्रण से अलग करना होता है उसको क्या बोलते हैं, एनालाइट बोलते हैं, ध्यान रखना। दूसरा होता है एल्यूएंट, यानी वह इस तरल पदार्थ को जो क्रोमेटोग्राफी कॉलम में प्रवेश करता है वह उससे गुजरता है, उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, एल्यूएंट कहते हैं। यानी जिस पदार्थ को क्रोमेटोग्राफी कॉलम में डाला जाता है उस पदार्थ को ही एल्यूएंट कहा जाता है। क्रोमेटोग्राफी का यूज, यानी क्रोमेटोग्राफी का मुख्य रूप से जो यूज है वो स्मॉल मॉलिक्यूल को सेपरेशन में आइडेंटिफिकेशन में किया जाता है, मुख्य रूप से जैसे एमिनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैटी एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स हैं। फोरेंसिक या खाद्य विनिमय में इसको यूज किया जाता है, एथलीट परीक्षण में किया जाता है, मादक पेय पदार्थों के गुणवत्ता नियंत्रण में भी क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे आगे टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की हम बात करें तो उनसे मुख्य रूप से होती है गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी होती है। गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी होती है। दूसरी होती है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसमें दो होते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, और इसके अलावा पार्शन या पेपर क्रोमेटोग्राफी और एक लिक्विड सॉलिड एब्जॉर्बिशन या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है। इसके अलावा भी इसको डिवाइड किया गया इस टाइप में, तो एक तो इसमें डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूट टू द स्टेशनरी फेज। इसके आधार पर ये चार प्रकार की होती है, एब्जॉर्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्शियल क्रोमेटोग्राफी जिसे पेपर क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी होती है। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मोबाइल फेज। इसके अलावा गैस, लिक्विड और सुपर क्रिटिकल क्रोमेटोग्राफी होती है। लिक्विड में आती है HPLC। ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफी बेड शेप, इसमें ये दो प्रकार की होती है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल होती है। 2 डायमेंशनल में थिन लेयर और पेपर क्रोमेटोग्राफी आती है, 3 डायमेंशनल में कॉलम आती है जिसमें एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी आती है। तो इस तरह से देखिए हम पढ़ते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी जिसे आर्चर मार्टिन व रिचर्ड लॉरेंस ने बताया था, जिसमें फिल्टर पेपर या क्रोमेटोग्राफी पेपर का यूज किया जाता है स्थिर चरण के रूप में। यानी जो फिल्टर पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है किसमें, स्टेशनरी फेज के रूप में, जिसे मोबाइल फेज के रूप में कार्य करने वाले जो विलायक है उनके संयोजन में निलंबित किया जाता है। यानी जो पेपर होता है वो किसका काम करता है, स्टेशनरी फेज का काम करता है,
और जो सॉल्यूट होता है, जो ब्लैक होता है, जो मोबाइल फेज होती है, जब उसमें से डाला जाता है तो हमें अलग अलग प्रकार के बैंड प्राप्त हो जाते हैं। इसमें हाई क्वालिटी का सेलुलोज पेपर यूज किया जाता है या फिर वाटमान क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। ध्यान रखना, पेपर क्रोमेटोग्राफी में डॉट या लाइन के रूप में प्रकट होती है और ये एक विभाजन क्रोमेटोग्राफी का प्रकार होता है। इसमें मिश्रण घटकों का स्थिर चरण में मोबाइल चरण में निरंतर विभेदक या विभेजन होता रहता है। इसमें मुख्य रूप से इसकी सहायता से प्लांट में पिगमेंट या रंगीन सब्सटेंस को अलग किया जाता है। ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना कि पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज प्लांट में पिगमेंट और रंगीन सब्सटेंस को अलग करने के लिए किया जाता है। लो मॉलिक्यूलर मॉस कंपाउंड को सेपरेट करने में भी किया जाता है। इसके अलावा मोस्टली फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें इसको यूज किया जाता है। फूड व बेवरेज के जो संदूषण है उनका पता लगाने में यूज किया जाता है। दूसरा, पिगमेंट की जो प्यूरिटी है उसको डिटरमाइन करने में भी इसका यूज करते हैं। तो ये थोड़ा सा जो आरएफ वैल्यू होती है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्यूट कंपाउंडेंट और अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्वेंट से द्वारा डिवाइड की जाती है। ये भी 2 टाइप की होती है, वन डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। जब सॉल्वेंट है, मोबाइल फेज एक ही दिशा में गति करता है तो वन डायरेक्शनल पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है। और जब इसमें मिश्रण में एक सॉल्वेंट के यूज से सेपरेट नहीं होते हैं तो दूसरे सॉल्वेंट का इसमें यूज किया जाता है और इसमें पेपर को फिर 90 डिग्री घुमा दिया जाता है, तो बाई डायरेक्शनल क्रोमेटोग्राफी है वो कहलाती है। तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में था। अगली क्रोमेटोग्राफी है हमारी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसे TLC भी कहते हैं। ये इसमें भी आरएफ वैल्यू है वो कैलकुलेट की जाती है। इसमें मुख्य रूप से TLC प्लेट का यूज किया जाता है, जहां पर प्लेट पर सिलिका जेल, एल्यूमिना या सेलुलोज जैसे सोखने वाले जो पदार्थ हैं उनकी परत चढ़ाई जाती है। यानी कैसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है? प्लेट का यूज किया जाता है और वो सिलिका जेल, एल्यूमिना या सेलुलोज जैसे सूखने वाले पदार्थ की परत से बनी होती है। इसमें जो वायुमंडलीय दाब है, कमरे के जो टेम्परेचर है उस पर मुख्य रूप से ये काम करती है। कौन सी? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इसका मुख्य रूप से यूज है मिश्रण में मौजूद यौगिकों को अलग करने के लिए, गुणात्मक व मात्रात्मक नमूना विश्लेषण के लिए इसका यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा, गैर वाष्पशील मिश्रणों में घटकों को अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा यौगिकों को पहचान करने, शुद्धता निर्धारित करने में, यौगिकों की छोटी मात्रा को शुद्ध करने में भी इसका यूज किया जाता है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट है, कार्बनिक यौगिकों के पृथक्करण में यूज किया जाता है। और सबसे ज्यादा इसका यूज फार्मास्यूटिकल जो कंपोनेंट्स है या ड्रग्स होती है उनको सेपरेट करने में इसका यूज किया जाता है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुणात्मक व मात्रात्मक नमूने होते हैं उनके विश्लेषण में, और गैस वाष्पशील मिश्रण में घटकों को अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तीसरी है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। जेल फिल्ट्रेशन जो क्रोमेटोग्राफी होती है, इसमें जैविक अणुओं को उनके आकार व आणविक भार में अंतर के आधार पर अलग किया जाता है। क्योंकि नाम से पता चल रहा है जेल फिल्ट्रेशन है तो इसमें जेल का यूज किया जाता है। यानी जो मुख्य रूप से जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कौन से आते हैं हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड जो आते हैं उनको उनके आकार और आणविक आधार के आधार पर अलग किया जाता है। तो मुख्य रूप से प्रोटीन, एंजाइम, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड व मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनके पृथक्करण में यूज किया जाता है, जिसका मुख्य रूप से प्रोटीन प्रभाजन प्रयोगों में यूज किया जाता है और रासायनिक पदार्थों को अलग करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से जो इसका जो आविष्कार किया था किसने किया था? ग्रांट हेनरी लेथ व कॉलिन आर रुथवेन ने 1955 में का आविष्कार किया था, जिसे आकार बहिष्करण साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी उन्होंने नाम दिया था। यानी साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी बोल लो या जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी बोल लो, दोनों एक ही है। इसमें कंपाउंड का जो प्यूरिफिकेशन उनकी हाइड्रोफोबिसिटी व पोलरिटी के आधार पर किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें जो है 2 स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज होती है। तो मोबाइल फेज के रूप में आप लिक्विड सॉल्वेंट का यूज किया जाता है, जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जिससे लार्ज मॉलिक्यूल है वो फास्ट मूव करते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल है वो स्लो मूव करते हैं। और जो स्टेशनरी फेज है उसके रूप में इसमें सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल का यूज किया जाता है। यानी इसमें कौन कौन सी स्टेशनरी फेज में किसका यूज किया जाता है? सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल का यूज किया जाता है। और इसमें पहले सेलुलोज का यूज किया जाता था। और जो जेल यूज होती है वो जेल वीड्स के लिए सेफोडॉक्स या सेल्फ्रोज का यूज किया जाता है। तो जेल बीड्स बनाने हैं, इसमें जेल जो हम यूज करते हैं तो उसमें छोटे छोटे बीड्स यानी मोती के समान कुछ कण बनाए जाते हैं, वो इसके लिए सेल्फाडेक्स या सेल्फ्रोज का यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना, जो भी केमिकल क्रोमेटोग्राफी हो या किसी भी
टेक्निक में यूज किए जाते हैं वो आपको याद होने चाहिए। यानी इसमें जो छोटे अणु है वो मैट्रिक्स में और बड़े अणु है वो मैट्रिक्स से बाहर निकल जाते हैं, यानी छिद्रयुक्त मैट्रिक्स का इसमें यूज किया जाता है। कॉलम में पोरस जेल बीड भरा जाता है जिसमें पॉलीएक्रिलामाइड या डेक्स्ट्रॉन या सेफेडॉक्स, ध्यान रखना किसका, सेफेडॉक्स या एगेरोज का स्टेशनरी फेज में यूज किया जाता है। तो ये है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें सबसे ध्यान के रखना, एक तो इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा इसमें जो जेल भरा जाता है उसमें कौन कौन सी जेल का यूज किया जाता है। इसमें सेफेडॉक्स, सेल्फेरोज, डेक्स्ट्रॉन, पॉलीएक्रिलामाइड का यूज किया जाता है स्टेशनरी फेज के रूप में। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है आयन एक्सचेंज, यानी दो आयन है उनके बीच में इसमें एक्सचेंज होता है। इसका मुख्य रूप से, क्योंकि आयन है तो मुख्य रूप से इसका आवेशित जो अणु होते हैं यानी चार्ज अणु होते हैं उनको अलग करने में इस टेक्निक का यूज किया जाता है। इसमें आवेशों के आधार पर विलेय अणुओं को अलग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य रूप से यूज है वो जल विश्लेषण, धातु शोधन, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को अलग करने में किया जाता है। ध्यान रखना किस किस में, जल विश्लेषण, धातु शोधन और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को अलग करने में किया जाता है। ये किसके सिद्धांत पर काम करती है, इसमें अलग अलग आयनिक शक्ति वाले घोल का उपयोग करके उनकी आवेश के आधार पर विभाजित अणुओं को निकाला जाता है। यानी दोनों फेज में अलग अलग तरह के अणुओं का यूज किया जाता है जिसमें आयन्स होते हैं और फिर वो आयन जो आवेशित होते हैं तो वे एक दूसरे से, जो कैथोड प्लस आयन है वो कैथोड की तरफ और माइनस आयन है वो एनोड की ओर गति करते हैं। तो इस सिद्धांत के आधार पर जो अणु है उनका विभाजन किया जाता है। यानी मुख्य रूप से इसमें स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज होती है। जिसमें स्टेशनरी फेज है उसमें आयन एक्सचेंजर होते हैं और मोबाइल फेज है जिसमें मुख्य रूप से जो लिक्विड है उस सॉलिड को रखा जाता है। आयन एक्सचेंजर के रूप में इसमें इनसॉल्युबल मैट्रिक्स व चार्ज ग्रुप में भरा होता है जो कि कोवेलेंट एनियल्स या कैटायन से अटैच्ड रहती हैं, जबकि जो मोबाइल फेज होता है उसमें यह विपरीत चार्ज वाले आयन एक्सचेंजर के साथ काम करता है। ठीक है, तो दोनों चीजें इसमें ध्यान रखना। एक चीज बता दूं, इसमें जो स्टेशनरी फेज में आयन एक्सचेंजर यूज किए जाते हैं, मतलब ऐसा इसमें क्या होता है, आयन एक्सचेंजर के रूप में ऐसा मैट्रिक्स भरा जाता है यानी ऐसा सॉल्यूशन भरा होता है जिसमें चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिसके कारण ये एक दूसरे से एनियन और कैटायंस है वो किससे कोवेलेंटली यानी सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसमें दो तरह के आयन एक्सचेंजर यूज होते हैं, कैटायन एक्सचेंजर और एनियन एक्सचेंजर यूज होते हैं। कैटायन एक्सचेंजर होते हैं वो एसिडिक आयन एक्सचेंजर होते हैं, जबकि जो एनियन एक्सचेंजर होते हैं वो बेसिक आयन एक्सचेंजर होते हैं। कैटायन एक्सचेंजर को कैटायन सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है जिसमें मुख्य रूप से CN सेलुलोज कार्बोमिथाइल ग्रुप होता है, SP सेफ्रेरोज, सल्फोप्रोपाइल और सुक्रोज S मिथाइल सल्फेट का यूज किया जाता है। जबकि जो एनायन एक्सचेंजर होते हैं जो कि बेसिक आयन एक्सचेंजर होते हैं, क्योंकि एनायन पे क्या होता है, प्लस होता है, तो ये एनायंस को सेपरेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से DEA सेलुलोज डाइल इथाइल एल्यूमिनो इथाइल का, QAE सेफेडॉक्स का और Q सेफेडॉक्स का यूज किया जाता है। तो ये दोनों चीज आप ध्यान रखना कि स्टेशनरी फेज में किसका यूज किया जाता है, कौन कौन से कंपाउंड का यूज किया जाता है। अब हम बात करें मोबाइल लिक्विड फेज में, जो सॉल्यूट होता है यह विपरीत चार्ज वाले आयन एक्सचेंजर के साथ जुड़ता है और इससे जो आयन है वो पृथक हो जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से कौन सा बल, इस तरह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन द्वारा ये बाइंड होते हैं, किससे, मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज से स्टेशनरी फेज को गुजारा जाता है तो ये एक दूसरे से जो आयन होते हैं वो इस तरह से एक दूसरे से किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के द्वारा बाइंड हो जाते हैं और अपक्षेपण हमें प्राप्त हो जाता है। यानी चार्ज के साइज व डेंसिटी पर डिपेंड करता है। ज्यादा चार्ज तो स्ट्रांगली बाइंड हो जाते हैं, कम साइज के चार्ज होते हैं तो वीकली बाइंड होते हैं। तो इसका मुख्य रूप से जल में सोडियम क्लोराइड संशोधन में यूज किया जाता है, क्योंकि H2 है, H2O के साथ जैसे NaCl है वो आयनों में विभक्त होकर NaOH बना लेता है और HCl बना लेता है। तो इस तरह से ये अपक्षेपण हमें प्राप्त हो जाता है। रक्त घटकों मुख्य रूप से एल्यूमिनियम व एंजाइम के पृथक्करण के शुद्धिकरण में भी इसका यूज किया जाता है। यानी एक तरह से देखें तो ये पृथक्करण आयनिक व ध्रुवीय विश्लेषकों, एल्यूट आयंस व क्रोमेटोग्राफिक समर्थन स्थिर आयनिक समूहों के बीच आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पर आधारित है। आवेशित कार्यात्मक समूहों वाले मोतियों से बना जेल मैट्रिक्स एक आयन एक्सचेंज कॉलम में बना होता है। यानी ये तो आपको ध्यान रखना नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो इसमें मोबाइल फेज होती है वो जो सॉल्यूट होती है वो भी है
आयन होते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के द्वारा बाइंड होते हैं किसके स्टेशनरी फेज में जो आयन एक्सचेंज होते हैं। तो आयन एक्सचेंज उसी तरह से भरे जाते हैं जिनको हमको मोबाइल फेज वाले जो सॉल्यूट है उनमें से अलग करना होता है। इस तरह से हमें अवक्षेपण प्राप्त होता है। तो इसका मुख्य रूप से जल विश्लेषण, धातु शोधन और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को अलग करने में यूज किया जाता है। ये दोनों तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जिसे बंधुता क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, और ये एक जो तरल या लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का ही एक रूप है। यह रासायनिक अणुओं से अलग करने की एक प्रक्रिया है। इसमें बायोमोलिक्यूल व किसी दूसरे पदार्थ के बीच होने वाले जो मैक्रोमोलिकुलर बाइंडिंग इंटरेक्शन है उस पर आधारित होती है। यानी ये एक लिगेंड के साथ बायोमोलिक्यूल को जोड़ने के जो सिद्धांत है उस पर काम करती है। यानी जो लिगेंड जब बायोमोलिक्यूल के साथ जुड़ता है तो हमें अवक्षेपण या हमें जो पदार्थ कंपोनेंट है वो पृथक हो जाता है। इसका मेथड क्या है? ये प्यूरिफाई होने वाले जो मॉलिक्यूल है वो क्रोमेटोग्राफी के मैट्रिक्स से लिगेंड द्वारा जुड़कर रिवर्सली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का यूज किया जाता है जिसमें कॉलम में मैट्रिक्स लिगेंड फिल किया जाता है और सैंपल सबस्ट्रेट को कॉलम में डाला जाता है। यानी पहले क्या होता है कि जो कॉलम होता है उस कॉलम में पहले जो लिक्विड भरा जाता है मैट्रिक्स होता है, फिर जो जिसमें लिगेंड होते हैं, क्या भरे होते हैं इसमें लिगेंड होते हैं, और जब इसमें हम सैंपल को डाला जाता है तो वो जो कंपोनेंट होते हैं बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो लिगेंड के साथ बाइंड हो जाते हैं और इस तरह से हमें अलग अलग कंपोनेंट है वो प्राप्त हो जाते हैं। तो यही इसमें दे रखा है कि जिसमें लिगेंड है स्पेसिफिक जो सबस्ट्रेट होता है उसके साथ बाइंड हो जाते हैं और कॉलम में रुक जाते हैं, शेष कंपोनेंट प्रभावित होकर गुजर जाते हैं और इस तरह से हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए रिलीजिंग बफर डालकर सबस्ट्रेट को लिगेंड से रिलीज कर प्यूरिफाई कंडीशन में प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमें जो कंपोनेंट प्राप्त हुआ वो लिगेंड से जुड़ा हुआ होता है तो फिर इसमें रिलीजिंग बफर डाला जाता है जिसको डालने के बाद है वो सबस्ट्रेट है वो लिगेंड से अलग हो जाता है, हमें पृथक से जो कंपोनेंट है वो प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जो पृथक्करण की प्रोसेस के लिए दो फेज होती हैं, वही इसमें स्टेशनरी फेज और दूसरी मोबाइल फेज। जो स्टेशनरी फेज होती है उसमें एफिनिटी लिगेंड होता है, यानी जो लिगेंड है वो इसमें किस में भरा जाता है, कॉलम में भरा जाता है। तो एफिनिटी लिगेंड किस में होता है, स्टेशनरी फेज में होता है, ध्यान रखना। और जो मोबाइल फेज होता है उसमें तो हम जानते हैं कि सॉल्यूट होता है जो क्या एक हमारा सबस्ट्रेट होता है, यानी मैट्रिक्स सॉल्वेंट इसको बोला जाता है। तो इसमें मॉलिक्यूल व लिगेंड के मध्य अंतरक्रिया होती है और प्रोटीन पर बंधन स्थल व रेजिन से बने लिगेंड के बीच की अंतरक्रिया पर यह निर्भर करती है। यानी एक तरह से बोले तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट रिसेप्टर लिगेंड और एंटीबॉडी व एंटीजन में इसको मुख्य रूप से यूज किया जाता है। जैसे एंजाइम हमने थ्योरी पढ़ी थी जिसमें क्या होता है कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट से जुड़ता है तो ये उसी सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा जो रिसेप्टर ग्राही होते हैं, जैसे कौन, हार्मोन जब आते हैं जब किसी लिगेंड से जुड़ते हैं तब जाके वो रिसेप्टर और लिगेंड के बीच में अंतरक्रिया होती है। तीसरा एंटीबॉडी एंटीजन जब एक दूसरे से लॉक की तरह जुड़ जाते हैं तो इस तरह से ये जो है वो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के द्वारा प्राप्त होते हैं। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है उसके मुख्य रूप से तीन घटक होते हैं, कौन कौन से, मैट्रिक्स, स्पेशल आर्म और एफिनिटी लिगेंड। ध्यान रखना है तीनों घटक किसके एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के। इसमें से कई क्वेश्चन पूछे गए, इसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी स्थिर फेज के रूप में जैविक रूप से संबंधित बाध्यकारी एजेंट का इसमें यूज किया जाता है, यानी लिगेंड का इसमें यूज किया जाता है के रूप में यूज होने वाले मैट्रिक्स। इसके अलावा इसमें कुछ मैट्रिक्स हैं जिनको सपोर्ट के रूप में भी इसमें यूज किया जाता है। तो कौन कौन से मैट्रिक्स का यूज किया जाता है इसमें मुख्य रूप से सपोर्ट के रूप में? एगेरोस जेल का यूज किया जाता है जो सर्वाधिक व्यापक रूप से यूज किया जाता है, जिसमें बड़ा छिद्र का आकार कम लागत होती है। मुख्य रूप से इसको एगेरोस को बायोमोलिक्यूल पृथक्करण व स्थिरीकरण में यूज किया जाता है। दूसरा सेल्यूलोज यूज किया जाता है जो कि शुरुआत में अधिक यूज किया जाता था, अभी इसका यूज कम होता है। यह झिल्ली आधारित एफिनिटी पृथक्करण में यूज किया जाता है। इसके अलावा सिलिका कण या कांच के मोती का भी यूज किया जाता है जो कि फार्मास्यूटिकल्स या बायोमेडिकल में विशेष रूप से इम्यूनो फेज में इसका यूज किया जाता है, यानी इम्यूनो जो होते हैं कंपोनेंट होते हैं उनको अलग करने में यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ कार्बनिक पॉलीमर हैं जैसे पॉलीस्टाइनिन, पॉलीमेथिक्रिलेट, बड़ी पीएच सीमा में इनको यूज किया जाता है जिससे डीएनए, प्रोटीन, वायरस, एंटीबॉडी आधारित पृथक्करण और स्थिर धातु आयन में क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के मुख्य यूज क्या है इसमें देखें तो ये एंजाइम, एंटीबॉडी व पुनः संयोजक प्रोटीन जैसे बायोमोलिक्यूल को शुद्ध करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बायोमोलिक्यूल के प्यूरिफिकेशन से यूज आने वाली क्रोमेटोग्राफी
बायोमोलिक्यूल की केमिकल स्ट्रक्चर व बायोलॉजिकल फंक्शंस ये बनाए रखता है। रोगजनक जैसे हानिकारक पदार्थों को हटाने में भी यानी पेन तो मुख्य रूप से बायोमेडिकल्स जो होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, उनके लिए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है जिसमें ही बायोमोलिक्यूल्स और लिगेंड के बीच इंटरेक्शन या अंतरक्रिया होती है। इसके अलावा एक और है टाइटेनियम, ध्यान रखना TiO2, जिसे वर्तमान में सबसे ज्यादा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में यूज किया जाता है। इसमें फास्फोपेप्टाइड के अलगाव में यूज होता है। धातु ऑक्साइड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। यानी एक तरह से देखें तो ये ग्लाइकोपेप्टाइड के पृथक्करण में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा अन्य सपोर्ट माध्यम में देखें तो इसमें केशिका, मोनोलिथ में परफ्यूजन आधारित मीडिया और द्रवित बेड का इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे कि इसमें जो बाइंडिंग एजेंट या जो लिगेंड होते हैं जो बायोमोलिक्यूल से जुड़ते हैं वो स्पेसिफिक कौन कौन से होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो बायोलॉजिकल बाइंडिंग एजेंट होते हैं, दूसरा नॉन बायोलॉजिकल बाइंडिंग एजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन 2022 वाली एग्जाम में पूछा गया है कि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में कौन सा लिगेंड कौन से बायोमोलिक्यूल से। जैसे एंजाइम की बात करें तो इसमें स्थिर अवरोधक या सबस्ट्रेट या कोफैक्टर जुड़ते हैं। बड़ी है किसके साथ जुड़ते हैं, एंटीजन के साथ जुड़ते हैं। लैक्टिन्स है वो गैर प्रतीक्षा प्रणाली कार्बोहाइड्रेट बाध्यकारी प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एविडीन या स्ट्रेप्टोबिडिन होता है वो बायोटीन या विटामिन HB7 के साथ जुड़ता है। सीरम प्रोटीन होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन जो अंडे की सफेदी में पाया जाता है उसके साथ जुड़ता है। या प्रोटीन BSA, HSA या AGP जो कि विभिन्न दवाओं में यूज होने वाले हार्मोन्स हैं, फैटी एसिड है, उनके साथ जुड़ता है। प्रोटीन A और जो G और L है ये इम्यूनोग्लोबिन के साथ जुड़ते हैं। DNA है वो DNA बाइंडिंग प्रोटीन को बनाए रखने व शुद्ध करने में यूज किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, एमाइलेज, सेलुलोज जो होते हैं वो चिरल दवा पृथक्करण में यूज किए जाते हैं। लिपिड्स हैं, इसके अलावा IG बाइंडिंग प्रोटीन्स इसमें होते हैं। नॉन बायोलॉजिकल प्रोटीन्स की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से बोरोनेट्स, डाइलिगेंड्स, एप्टेमर्स, IMAC, MIP3 आदि होते हैं। लिपिड की देखें तो हम लिपिड है वो कृत्रिम झिल्ली क्रोमेटोग्राफी में सेल मेम्ब्रेन के लिए दवाओं के विभाजन गुणांक निर्धारित करने में यूज किया जाता है। लिपिड में मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो कि फॉस्फोटाइडिल कोलाइन, स्टिंगोमाइलिन, कोलिन, कोलेस्ट्रॉल होता है। ये एक जैविक लिगेंड है और रिसेप्टर ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन के द्वारा आपस में जुड़ती है। DNA का एक विशिष्ट खंड लिगेंड के रूप में काम करता है जो कि DNA, RNA पॉलीमरेज, DNA रिपेयर प्रोटीन, हेलिकेज, हिस्टोन, प्राइमेज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, टीलोमरेज, टोपोआइसोमरेज, ट्रांसक्रिप्शन कारक इनके साथ जुड़ता है। यानी जो DNA का एक खंड है वो लिगेंड के रूप में काम करता है और सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ जुड़ जाता है। इसके अलावा पॉली ए होता है जो कि RNA कंटेनिंग पॉली यू सीक्वेंस के साथ जुड़ता है। ग्लूटेथियोन होता है जो कि ग्लूटेथियोन एस ट्रांसफरेज के साथ जुड़ता है। केलेमोड्यूलिन होते हैं वो केलेमो बाइंडिंग मॉलिक्यूल के साथ जुड़ते हैं। यानी इस तरह से आपको क्रॉस क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, दे देंगे कि पॉली ए किसके साथ जुड़ेगा, DNA का खंड किसके साथ जुड़ेगा, लिपिड किससे जुड़ते हैं, केलेमोड्यूलिन किससे जुड़ता है, इम्यूनोग्लोबिन किससे जुड़ता है, और आपसे पूछेंगे कि मिलान करिए। तो इस तरह से एजेंट है बायोलॉजिकल लिगेंड है जो कि कौन सा एजेंट कौन सा मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है वो आप ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ हमने देखे थे नॉन बायोलॉजिकल बाइंडिंग एजेंट होते हैं, यानी ये जैविक नहीं होते हैं। इनमें मुख्य रूप से जैसे डाई लिगेंड होता है जिसे डाई ब्लू डेक्सट्रॉन बोला जाते हैं। ये एक तरह से हमारा पाइरुवेट काइनेज एंजाइम जो हम कहाँ पढ़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस वाली क्रिया में पढ़ते हैं। पाइरुवेट काइनेज एंजाइम है जो कि एथ्रोक्विन, एजो व फैथिलोसाइनिन समूह होता है। और ये HSA, लाइसोजाइम, फ्यूकोडाइन, लैक्टोफोरिन, अल्फा कोइमोट्रिप्सिन व IG प्रोटीन को डाई लिगेंड के प्रयोग में शुद्ध किया गया था। IAC होता है विशिष्ट एंटीबॉडी व एंटीजन के पृथक्करण में इसका यूज किया जाता है। एप्टाइमर्स होते हैं उनको मुख्य रूप से ओलिगोन्यूक्लियोटाइड अनुक्रम DNA व RNA पर आधारित होता है जिससे ये ऑक्ट्रेकोटॉक्सिन A, कॉकिन और डाइक्लोफिनाइल के बांधने में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एंटीबॉडीज को बांधने में भी, प्रोटीन व सेल को बाइंडिंग करने में भी इसका यूज किया जाता है। MIP है जिसमें मुख्य रूप से पॉलीमेरिक सपोर्ट का ही समूह होता है जिसे किरल पृथक्करण व ठोस चरण निष्कर्षण में इसका यूज किया जाता है। कुछ धातु आयन क्लेट्स होते हैं जैसे IMAC जिसे एल्यूमिन के शुद्धिकरण में यूज किया जाता है। इसके अलावा कॉपर, सिल्वर, पैलेडियम, प्लेटिनम, कैडमियम, मरकरी, सल्फर युक्त लक्ष्यों को बाइंड करने में ये काम लिए जाते हैं। तो आप ये पूछ सकते हैं कि IMAC क्या होता है।
तो आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप क्वेश्चन सही कराओगे। तो आपको इसलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि ये कौन से लिगेंड है और ये किसके साथ काम करते हैं। नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन युक्त वाले समूहों में ये समन्वय करती है। क्योंकि आपको ऐसा थोड़ा पढ़ने में टफ लगेगा, लेकिन एक दो बार पढ़ोगे तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो IMSC है वो प्रोटीन शुद्धिकरण में भी इसका यूज किया जाता है, मुख्य रूप से जैसे HSA, इम्यूनोग्लोबिन, लाइसोजाइम व अल्फा एमाइलेज प्रोटीन की शुद्धिकरण में इसका यूज किया जाता है। होता है वॉर्नेट समूह, BAC जिसको बोलते हैं, इसे 3 एमिनोफेनिल बोरोनिक एसिड और 4 बिनाइल फेनिल बोरोनिक एसिड भी बोला जाता है, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड न्यूक्लियोटाइड व कार्बोहाइड्रेट है उनके साथ बाइंड किया जाता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक एग्जांपल है यूकैरियोटिक mRNA को अन्य सभी RNA से सेपरेट करने में यूकैरियोटिक mRNA का यूज किया जाता है, जिसमें S पॉली-A-टेल का यूज किया जाता है। इस क्रोमेटोग्राफी में ओलिगो dt सेलुलोज अटैच करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में एक तो लिगेंड यूज होता है, दूसरा कौन सा लिगेंड किससे जुड़ता है वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगली है आपकी HPLC, जो कि तरल क्रोमेटोग्राफी का प्रकार है। इसका आपसे फुल नेम पूछा गया था, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी इसको कहा जाता है। इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है प्रयोगशाला में और ब्लड टेस्ट में यूज किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि HPLC का यूज ब्लड टेस्ट में किया जाता है। ये एक विश्लेषणात्मक तकनीक है जिसका यूज किसी मिश्रण से मौजूद घटकों को अलग करने, पहचान करने और उनकी मात्रा में निर्धारित करने में किया जाता है। यानी जो CBC वगैरह हमारी की जाती है उसमें HPLC का यूज किया जाता है। मुख्य रूप से थैलीसीमिया व हीमोग्लोबिनोपैथी जैसी बीमारियों का पता लगाने में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा कार्बनिक यौगिकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सामग्री का इसमें विश्लेषण करने में भी इसको मदद करता है। इसके अलावा ये गैर वाष्पशील या तापीय रूप से अस्थिर अणुओं वाले मिश्रण के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यानी इस तरह से कुछ स्पेशल ये एक विश्लेषणात्मक तकनीक है जिनका मुख्य रूप से ब्लड टेस्ट में थैलीसीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथी, कार्बनिक यौगिकों की विस्तृत श्रृंखला को अलग करने में, इन सब में इसका यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो मोबाइल फेज होती है वो लिक्विड होती है, यानी जिसपे हाई प्रेशर होता है, के साथ पंप की जाती है, जिससे पार्टिकल या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अधिक स्पीड के साथ सेपरेट होते हैं और सेपरेटिंग परफॉर्मेंस इसकी हाई होती है। तो मोबाइल फेज ध्यान रखना कौन सी होती है, इसकी लिक्विड, क्योंकि ये चीजें पूछी जाती हैं। मोबाइल फेज कौन सी होती है, इसकी लिक्विड होती है, जिसमें हाई प्रेशर के साथ इसको पंप किया जाता है। इसका जो सिद्धांत है वो विभिन्न घटकों के बीच उनकी अभिलाक्षणिक विशेषताओं के आधार पर पृथक्करण पर आधारित होता है। दूसरा, इसमें स्थिर चरण जो होता है वो HPLC कॉलम में भरा गया पदार्थ होता है, जो कि ध्रुवीय पदार्थ होता है, जो सॉलिड या लिक्विड कुछ भी हो सकता है, जो यौगिकों को अलग करने का काम करता है, जिसमें मुख्य रूप से सिलिका जेल या C18 का यूज किया जाता है। ये भी ध्यान रख लेना आप। इसमें स्टेशनरी फेज में किसका यूज होता है, मोबाइल फेज में किसका यूज होता है। तो स्टेशनरी फेज में किसका होता है, सिलिका जेल या C18 का यूज किया जाता है। जबकि अलावा जो तो अपन ने देखा था कि जो मोबाइल फेज होती है उसमें लिक्विड का यूज किया जाता है। तो कौन कौन से लिक्विड का अधिकतर यूज किया जाता है, पानी, मेथेनॉल, एसीटोनिट्राइल या तीनों का मिश्रण इसमें यूज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज पूछी जाती है कि HPLC में मोबाइल फेज में किसका यूज किया जाता है, लिक्विड फेज स्थिर चरण में स्टेशनरी फेज में किसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसमें डिटेक्टर जैसे अल्ट्रावायलेट, क्योंकि ये हाई प्रेशर दिया जाता है इसमें, तो फ्लोरोसेंस, मास स्पेक्ट्रोमेट्री पर आधारित होती है। इसमें जो मुख्य रूप से क्या होता है कि जो डेटा होता है उसको क्रोमेटोग्राम के रूप में रिकॉर्ड करता है, जिससे विभिन्न युग्मों की हमें शिखर है वो पिक्स दिखाई देती है। प्रेशर दिया जाता है ना, तो ऐसे ही जो सॉल्यूट है उसका क्रोमेटोग्राम बनता है। तो क्रोमेटोग्राम होता है उसमें अलग अलग जो है, जैसे इस तरह से बोल सकते हैं कि इस तरह से जो पिक्स है वो इसकी बन जाती है। तो शिखर का रिटेंशन टाइम यौगिकों की पहचान में सहायक होता है, यानी कौन सा पॉइंट पर पीक पर कौन सा कंपोनेंट हमें प्राप्त हुआ है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा यौगिक हो सकता है। शिखर का क्षेत्रीय ऊंचाई यौगिक की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो HPLC की क्या विशेषताएं हैं, हाई स्पीड, हाई रिजोल्यूशन, हाई सेंसिटिविटी, हाई एक्यूरेंसी, हाई प्रेशर, स्मॉल पार्टिकल साइज इसमें यूज किए जाते हैं। HPLC में जो मोबाइल फेज हमने देख ली थी क्या होती है, इसमें नॉन पोलर हेक्सोन, मैग्नीशियम और इसमें प्रेशर 1000 से 50,000 तक दिया जाता है। और अभी देखा था हमने कि मेथेनॉल और एसीटोनाइट्रेट का इसमें यूज किया जाता है और पानी का भी यूज किया जाता है। HPLC में ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हीलियम व नाइट्रोजन गैस यूज होती है। ध्यान रखना, पूछ सकते हैं लिक्विड फेज
इसमें जो गैस यूज होते हैं वो कौन सी होती है, हीलियम और नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है, जिसमें प्रेशर 5800 से 7000 pvi तक इसमें दिया जाता है। इस जो ध्यान रखना है, इसकी जो दोनों फेज होती है उसमें स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होती है, जबकि जो मोबाइल फेज होती है उसकी पोलर होती है। तो इसमें मोबाइल फेज में किसका यूज किया जाता है, गैस के रूप में हीलियम और नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। और स्टेशनरी फेज में कौन से जो सॉल्वेंट है इनका यूज किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका मुख्य रूप से यूज किया है ब्लड में ड्रग्स का लेवल, मेटाबोलिटी का मात्रात्मक मापन में यूज किया जाता है, दवाओं की शुद्धता व अशुद्धियों की पहचान में यूज किया जाता है, खाद्य पदार्थों में संरक्षक विटामिन व अन्य यौगिकों के विश्लेषण में यूज किया जाता है, पानी, हवा व मिट्टी में प्रदूषकों की पहचान करने में इसका यूज किया जाता है, जैविक नमूनों में ड्रग्स व मेटाबोलाइट्स की पहचान करने में यूज किया जाता है, और रसायनों की शुद्धता व संरचना का विश्लेषण करने में इसका यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना, मुख्य रूप से इसका एनालिटिकल जो प्रोसेस है उसमें HPLC का यूज किया जाता है। अगली क्रोमेटोग्राफी आती है हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी है, ये भी एक एनालिटिकल टेक्निक है, विश्लेषणात्मक टेक्निक होती है, जिसमें मुख्य रूप से मिश्रण में मौजूद वाष्पशील व अर्धवाष्पशील यौगिकों को अलग करने के लिए उनका विश्लेषण किया जाता है। ध्यान रखना किसमें, वाष्पशील, क्योंकि मुख्य रूप से गैस क्रोमेटोग्राफी है तो इसमें हमें मोबाइल फेज के रूप में गैस यूज करेंगे। तो इसके लिए इसमें वाष्पशील व अर्धवाष्पशील यौगिकों को अलग करने में, उनका विश्लेषण करने में इसका यूज किया जाता है। मोबाइल फेज के रूप में इसमें गैस का यूज किया जाता है। ये कौन सी गैसें होती हैं, कैरियर गैस होती हैं, जिनमें ये क्वेश्चन 2022 वाली एग्जाम में पूछा गया है कि गैस क्रोमेटोग्राफी में कौन सी गैस का यूज होता है। तो इसमें मुख्य रूप से कैरियर गैस के रूप में हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और आर्गन का यूज किया जाता है। ये सभी जो गैसें होती है ड्राई, फ्री ऑफ O2 रखी जाती हैं, केमिकल इनर्ट होनी चाहिए। जबकि जो स्टेशनरी फेज है उसके रूप में सॉलिड एब्जॉर्बेंट या लिक्विड एब्जॉर्बेंट का यूज किया जाता है। यानी मोबाइल फेज में ध्यान रखना हमेशा गैस का यूज किया जाता है, स्टेशनरी फेज में हम सॉलिड एब्जॉर्बेंट या लिक्विड एब्जॉर्बेंट का यूज कर सकते हैं। इसके कारण अगर सॉलिड एब्जॉर्बेंट यूज किया गया तो इसे हम गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे, और लिक्विड एब्जॉर्बेंट का यूज किया गया तो उसे गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है, जो कि एब्जॉर्वेशन पर कार्य करती है, जबकि जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है वो पार्शियन पर कार्य करती है। तो ध्यान रखना है ये दोनों चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में। इसका यूज मुख्य रूप से ड्रग इंडस्ट्रीज में, टॉक्सिकोलॉजी एनालिसिस में, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस में यूज किया जाता है। इसके अलावा ब्लड में अल्कोहल डिटेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है, एरोमेटिक्स की पहचान करने में, क्योंकि एरोमेटिक्स हमेशा एयर में होती है, एरोसोल भरा जाता है इनमें, तो इन सब में इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा जैसे देखें तो बेंजीन, टालुइन, इथाइलिन, बेंजीन जाइलिन पृथक्करण में, फ्लेवर व फ्रेगनेंस में, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड व ये आया था इस बार, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड व PCD एनालिसिस में भी गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना इनके यूजेस आपको पता होने चाहिए, कौन सी गैस भरी जाती है, मोबाइल फेज में क्या यूज होता है, स्टेशनरी फेज में क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम 3 डायमेंशनल बेड शेप क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो है कॉलम का यूज करके मिश्रण से विलेय के घटकों को अलग करने में इसका यूज किया जाता है। इसका सिद्धांत क्या है, चयनात्मक अवशोषण व विश्लेषण इसका सिद्धांत होता है। इसके आधार पर ये 3 प्रकार इसके अंतर्गत आते हैं, आकार बहिष्करण, आयन विनिमय और एफिनिटी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। मिश्रण में एक एकल रासायनिक यौगिकों को अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी जो सोखने की विभेदन दर के सिद्धांत पर ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी आधारित होती है। इसमें जो स्टेशनरी फेज है उसको कांच की नली में पैक किया जाता है, इसमें चारकोल, एल्यूमिना, मैग्नीशिया, सिलिका जेल, कैल्शियम कार्बोनेट है वो भरा जाता है। अलग किए जाने वाले जो मिश्रण है उसको विलायक में घोला जाता है, जिसे हम स्थिर चरण मानते हैं। तो मोबाइल फेज है वो स्तंभ पर अधिशोषित हो जाती है, क्योंकि मोबाइल फेज इसमें लिक्विड यूज होती है, जबकि जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसके साथ, जैसे स्टेशनरी फेज में हम किसको यूज कर रहे हैं, इसमें चारकोल, एल्यूमिनियम, मैग्नीशिया आदि को यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ घोला जाता है, और जब मोबाइल फेज के साथ इसको डाला जाता है तो ये स्तंभ बना लेती है और इसमें अधिशोषित हो जाती है। यानी मुख्य रूप से यौगिकों के अधिशोषक में विभेदक अवशोषण के आधार पर पदार्थों को अलग करने में सक्षम होती है, और यौगिक है वो स्तंभ के माध्यम से विभिन्न दरों से चलते हैं, जिससे उन्हें अलग अलग इस तरह से कॉलम हमें प्राप्त हो जाते हैं। यानी इस तरह से ये अलग अलग हमें कॉलम प्राप्त हो जाते हैं, इसके लिए ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। इसका यूज मुख्य रूप से माइक्रोग्राम से लेकर किलोग्राम तक के पैमाने पर किया जाता है। विलायक को स्थानांतरित करने के लिए गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके कॉलम के माध्यम से विलायक को धकेलने के लिए संपीड़ित गैस का भी इसमें यूज किया जाता है।
इसके अलावा किसी प्राकृतिक घटक को अलग करने या किसी नए अणु को संश्लेषित करने में भी इसका यूज किया जाता है। किसका? कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। लास्ट हमारी एक और क्रोमेटोग्राफी बचती है अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी, जिसे सोखना क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, अधिशोषण यानी अधिक किसी चीज को अवशोषित करना, इसलिए इसको सोखना क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। इसमें मिश्रण के घटकों को स्थिर ठोस सतह पर सोख कर अलग किया जाता है। यानी जो भी हमारा मिश्रण डाला जाता है उसपे जैसे ही वो गति करते हैं स्टेशनरी पेज पर, तो वो ठोस सतह होती है जिससे वो मिश्रण को रोक लेते हैं और घटक है वो अलग हो जाते हैं। यानी मिश्रण के घटकों को उनके विघटन व अधिशोषक पर अधिशोषण के आधार पर अलग किया जाता है। इसका सिद्धांत है किसी विशिष्ट अधिशोषक पर विभिन्न यौगिकों के अधिशोषण की मात्रा इसमें भिन्न भिन्न होती है। यानी किस सिद्धांत पर काम करता है? यानी किसी जो विशिष्ट अधिशोषक है उस पर विभिन्न यौगिकों के जो अधिशोषण है उसकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। अधिशोषक के रूप में इसमें मुख्य रूप से सिलिका जेल, एल्यूमिना या चारकोल का यूज किया जाता है। मुख्य रूप से जो मोबाइल फेज है वो लिक्विड गैस होती है, लेकिन जो इसको स्थिर सतह सॉलिड पर रखा जाता है। यानी स्टेशनरी फेज इसकी सॉलिड होती है और मोबाइल फेज इसकी लिक्विड या गैस हो जाती है। तो इस तरह से इसमें अधिशोषण है वो प्राप्त होता है। तो इस तरह से अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी में हमें जो है अलग अलग कंपोनेंट हैं वो अवक्षेपित हो जाते हैं और इसलिए इसको सोखना क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। इसके साथ ही हमारी जो क्रोमेटोग्राफी है वो वाला टॉपिक खत्म होता है। ये जो पूरा क्रोमेटोग्राफी इसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप अच्छे से इसको पढ़ना। और इसके बाद अगली जो मैं कोशिश करूंगी 2 से 3 दिन में इसके सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कराने के लिए। और इसके अलावा बता दूं कि जो भी टॉपिक्स है उसकी वीडियो मैंने इस पे डाल दी है अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग उसकी पीडीएफ देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।